सो पहला पॉसिबिलिटी, metal will provide vacant orbital depending on the coordination number. Depending on the coordination number, metal will provide the vacant orbital. These vacant orbitals will be hybridized Thus, hybrid vacant orbitals of metal will overlap with filled p orbital or filled orbital of ligands to form a coordinate bond. सीधे सीधे शब्दों में समझें कि मेटल जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल लेके आएंगे। जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे और डिपेंड करेगा कितने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड हो रहे हैं। तो मेटल क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल लेके आ रहा है तो M के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, और लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल लेके आ रहा है यानी ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। तो मेटल और लिगेंड के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यहाँ पे जो मेटल है दिस विल एक्ट एज अ लेविस एसिड क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और लिगेंड एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट ये देख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट पे आए, पॉइंट नंबर 2, there is also found some kind of back bonding from metal to ligand, from metal to ligand to maintain the charge neutrality. So back bonding भी हो सकता है, and the extent of back bonding also depends on the nature of ligand. Depend on the nature of ligand. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जब हम मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहे होंगे। We will study in detail in metal carbonates. मेटल कार्बोनेट पढ़ते समय इसको और डिटेल में बात करेंगे। तो होगा ये कि मेटल से
और लीगैंड के बीच में, लीगैंड से मेटल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा था जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कि मेटल से लीगैंड की तरफ भी एक बॉन्ड बन सकता है, पार्शियल बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इट इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, जबकि लीगैंड से मेटल के बीच जो बॉन्ड बना था वो सिग्मा है। तो ये देखने को मिलता है कि मेटल और लीगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा एक बैक बॉन्डिंग भी होती है, जो मेटल से लीगैंड की तरफ हो। लीगैंड से मेटल की तरफ सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मेटल से लीगैंड की तरफ एक बैक बॉन्डिंग बनेगी जो कि पाई ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करेगी। सारे लीगैंड्स में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक लीगैंड्स में ही ये देखने को मिलेगा। तो ऐसा होगा कि ये जो मेटल है और ये जो लीगैंड है, तो लीगैंड के पास जो p ऑर्बिटल्स है और मेटल के पास जो d ऑर्बिटल्स है, तो मेटल अपने फिल्ड d ऑर्बिटल, वो d ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है, उन फिल्ड d ऑर्बिटल, अच्छा लीगैंड से मेटल की तरफ तो सिग्मा बॉन्ड है ही, उसको छोड़ो आप। यहां से आप कह रहे हैं मेटल से लीगैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहा है, ये जो है ये कहला रहा है पाई बॉन्ड, जबकि लीगैंड से मेटल के बीच में जो बॉन्ड था वो था सिग्मा बॉन्ड। तो एक तरीके का बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिल सकता है। किस किस में ये बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, अच्छा ये लिख लो यहाँ पे जरा कि ये जो पाई बॉन्ड है इट इज अ पार्शियल बॉन्ड, इट इज अ पार्शियल बॉन्ड बिटवीन filled d orbital, filled d orbital of metal and vacant orbital of ligand. तो filled d orbital of metal से vacant orbital of ligand की तरफ ये बॉन्ड बनेगा, इसे कह रहे हैं हम पाई बॉन्ड। Now next point we can write here छोटा सा, the ligand which allow back bonding to sufficient extent are also called pi acid acceptor। नाम है इनका पाई एसिड एक्सेप्टर भी कह सकते हैं इन्हें, पाई एसिड एक्सेप्टर भी कहा जा सकता है इन्हें। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड ऐसा होगा, साइनाइड CN-NO। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, बट ये बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये बैक बॉन्डिंग अलाउ करेंगे, क्योंकि इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता होगा पाई बॉन्ड के थ्रू, तो बैक बॉन्डिंग बन जाएगी इनमें। तीसरा पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, the type of hybridization of metal and shape of complex involved can be decided conveniently if some characteristic of complex like
मैग्नेटिक नेचर, ज्योमेट्री, और whether exhibit isomerism or not, etc. we know. यानी इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर क्या है, ज्योमेट्री क्या है, या आइसोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं, इनमें से अगर कोई एक प्रॉपर्टी पता है तो हम बता पाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यही एक दिक्कत है इस थ्योरी के साथ कि कुछ ना कुछ पता होना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सो वी कैन राइट हेंस along with the coordination number some other property must also be given to analyze the compound using VBT। तो ये एक पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यूज करने के लिए कुछ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ होना चाहिए जनरली। वो एक पॉइंट है जो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। खैर, तो ये तीन बेसिक पॉइंट है जिन पे ध्यान देना है हम लोगों को कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें मेटल वेकेंट ऑर्बिटल लेके आएगा, लिगैंड इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मेटल और लिगैंड के बीच में एक बैक बॉन्डिंग भी बन सकती है। देन तीसरा पॉइंट कि मेटल और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेटल लिगैंड और शेप जो होगा उसके लिए हम लोग को कोई एक प्रॉपर्टी जनरली दी हुई होगी। सो लेट्स ट्राई सर वो एग्जांपल और सर इससे वो फिर हम लोग एसिड समझने की कोशिश करें। हाँ, क्या हुआ सर? वो पाई एसिड एक्सेप्टर वाला एक पॉइंट बता दीजिए। पाई एसिड एक्सेप्टर नाम है इसका। ऐसे लिगेंड्स जिनमें बैक बॉन्डिंग बनेगी उनको पाई एसिड एक्सेप्टर। सो एग्जांपल देख रहे हैं NiCN4 2-। बैक बॉन्डिंग का हम डिटेल में देखेंगे, चिंता न करें, फिलहाल जितना बता रहा हूं उतना ध्यान। NiCN4 2- जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। और क्वेश्चन में ये दे रखा है मुझे पहले से कि ये डायमैग्नेटिक है। देखो कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यूज करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कुछ भी दिए जाने की जरूरत नहीं होती, तो वो उसका एक एडवांटेज है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ज्यादा यूज किया जाता है। खैर, डायमैग्नेटिक है ये आपको दे रखा है। अब पूछता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है जब भी कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एटम निकाल लीजिए। तो निकल पे कितना आ गया, +2। निकल +2 का मतलब व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d8 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s0 हो गया। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल है, एक s है और इसके आगे जो होगा वो p होगा। 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो, 6 7 एंड 8 ये होगा। 8 इलेक्ट्रॉन अगर 5 ऑर्बिटल में भरना है तो इसी तरीके से फिल करेंगे। बट क्वेश्चन क्लियरली क्या कह रहा है, दैट द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होने का मतलब देयर शुड बी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आपने पेयर करा देना, जो कि क्वेश्चन कह रहा है डायमैग्नेटिक है। क्वेश्चन कहता पैरामैग्नेटिक है तो मैं पेयर नहीं कराता। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा नया। और उसके बाद
ये हो गए बाकी ऑर्बिटल्स। अब कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा 4 साइनाइड लगे हुए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दो पॉसिबिलिटी थी, बताओ कौन कौन सी? या तो sp3 होगा या फिर dsp3। DSP2। अगर sp3 होगा तो क्या होगा? शेप टेट्राहेड्रल। sp3 होता है तो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा, ये रटा हुआ होना चाहिए हमें। और जब भी आपको dsp2 दिखेगा इसका मतलब स्क्वायर प्लैनर होना चाहिए, ये भी रटा हुआ होना चाहिए। अब एक d ऑर्बिटल खाली है, एक d ऑर्बिटल खाली है 3d का, एक s ऑर्बिटल खाली है और p ऑर्बिटल तो खाली है नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को चाहिए था 4। तो अब यहाँ पे मैं करूंगा ये कि एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इनको लेके मैं इंटरमिक्स करवा सकता हूँ और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं हम, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही ये डिसाइड हो गया कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स हो गया स्क्वायर प्लैनर। अच्छा, अगर मान लो d ऑर्बिटल खाली हो एक पूरा का पूरा, तो क्या मैं sp3 नहीं बना सकता? एक d ऑर्बिटल अगर खाली है यहाँ तो क्या मैं इसको लेके नहीं कर सकता हाइब्रिडाइजेशन? sp3 तो अभी भी बन सकता है, क्यों बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस सर। तो सर जवाब पर है फिर नहीं। वो जब डी भी वाला अंदर के रहेगा। d ऑर्बिटल खाली होंगे, जब भी अंदर के d ऑर्बिटल खाली होंगे तो उनको यूज करना है आप। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप sp3 मिक्सिंग करा दो और एक d ऑर्बिटल खाली है। कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले यूज होंगे, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले यूज होंगे। तो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल अगर अवेलेबल है तो क्यों ज्यादा एनर्जी वाला यूज करेंगे आप? जबकि आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी थी, sp3 या dsp2। तो एक d ऑर्बिटल खाली मिल गया, इसका मतलब dsp2 होगा, स्क्वायर प्लैनर हो जाएगा। और शेप अगर हम बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि निकेल +2 होना चाहिए और 4 लिगेंड इस तरीके से जुड़े होंगे सच दैट इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? बॉन्ड एंगल आ जाएगा 90 स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। और ये हो गया डायमंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो समझ में आया कैसे हुआ ये? सर वो मिक्सिंग के बाद में समझा सर, वो DSP2 के बाद। dsp2 है तो उसका मतलब स्क्वायर प्लैनर होगा, ये रट लो। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लैनर होगा, इसमें क्या बताओ? स्क्वायर प्लैनर होगा। उसके बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और स्क्वायर प्लैनर का शेप कैसा होगा? तो एक प्लेन सर, ये 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे। सर ये DSP2 डिसाइड किया, sp3 यूज कर सकते हैं। अगर एक d ऑर्बिटल खाली है अंदर का तो क्यों sp3 होगा? वही तो मैं बता रहा था। अगर d ऑर्बिटल खाली है तो sp3 क्यों होगा? अगर d ऑर्बिटल खाली नहीं होता, लेट्स से पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन आता, तो उस केस में फिर sp3 होता, क्योंकि d ऑर्बिटल पूरा पूरा वेकेंट चाहिए, तो वहां पे sp3 होता। सीधे सीधे याद रखो, जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है उनको यूज करना है आपको। तो अगर एक d ऑर्बिटल यहाँ खाली बैठा हुआ है तो आपको उसको यूज करना होगा, तो ये होगा यहाँ पे dsp। अगर d ऑर्बिटल खाली नहीं होता, d ऑर्बिटल में मान लो एक भी इलेक्ट्रॉन होता और हाफ फिल्ड भी होता, तो भी मैं फिर बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज करता। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारे पास है लेट्स से NiCl4 2-, NiCl4 2-, ये दे रखा है इज पैरामैग्नेटिक with 2 unpaired electron, with 2 unpaired electron। तो फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस। NiCl4 2- है, इसमें बताएं व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन।
सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्रैक्टिकली भी वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा क्या? Yes, there will be 90-degree bond angle between each. It is square Yes. planar. Find hybridization क्या आ रहा है आपसे बताओ जल्दी से, किसी का आया? सर sp3 It is sp3 hybridization, बिल्कुल सही है, sp3 hybridization होगा। तो हमें कैसे पता चला? हमने लिखा सेंट्रल एटम का निकेल +2 है, यानी 3d8 है, 4s0 है, इसके आगे ऑब्वियसली 4p भी 0 होगा। अब 3d8 में 4 and 5, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो पहले आप क्या करते हैं, सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, एक s और एक p। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, और क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसमें मुझे पेयरिंग कराने की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं पेयरिंग कराऊंगा? तो जब आप यहाँ पे जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना ही है तो यहाँ पेयरिंग की जरूरत नहीं। अगर पेयरिंग की जरूरत नहीं है इसका मतलब, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी पे आप आ चुके थे कि या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब मुझे बस ये देखना था कि sp3 है या dsp2 है। तो उसके लिए मुझे ये देखने की जरूरत है क्या d ऑर्बिटल खाली है, तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब s और p को ही लेना पड़ेगा आपको, और अगर आपने s और p को लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हिसाब से तो आ जाएगा sp3 hybridization। So what will be the shape? टेट्राहेड्रल is sp3 और sp3 हो गया, इसका मतलब शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब मैं अगर पूछ लूं आपसे कि बताओ बच्चों व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? 109.28 दैट इज 109 28 मिनट्स। सो ये हो गया बॉन्ड एंगल। आप चाहो तो एक ड्रॉ करके भी देख लो कि निकेल +2 विल बी द सेंट्रल एटम, ऊपर से एक Cl-, इधर एक Cl-, एक वेज पे लगा दिया जाए और एक क्लोरीन को हम लगा देते हैं डैश। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल NiCl4 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ unpaired electron in square planar PTCN4 2 minus I. Predict the number of unpaired electron in square planar PTCN4 2 minus. सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यहाँ पे आपको सोचना होगा कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अगर स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, प्लैटिनम +2। और प्लैटिनम का अगर आपको नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए कौन सी सीरीज का है, कौन से ग्रुप का है। निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम हो जाएगा। और अगर ये निकेल पैलेडियम प्लैटिनम फैमिली का है तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d8 4s2। तो प्लैटिनम का क्या हो जाएगा, 5d8 4s2। अब इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 5d8 6s0 होना चाहिए।
5d8 6s0, ये 6s2 का है। अब इस केस में 5d8 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्लियरली, आपको स्पेसिफाई क्या कह रहा है, स्क्वायर प्लानर है। तो 5d8 में 6s0 6p0, 5d8 में 1 2 3 4 5 सर 5d9 है 7 and 8। सर 5d9 है। यस सर 6s1 है 5d9 6s1। अरे यार फर्क क्या पड़ता है, प्लैटिनम प्लस 2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो यहाँ पे अगर इसकी जगह 5d9 और 6s1 हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, इस पे ध्यान लगाओ ना। मैं प्लैटिनम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, तुम यस प्लैटिनम सर ध्यान लगाओ, फोकस करो। प्लैटिनम के कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें प्लैटिनम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर इसके हिसाब से आप चाहते तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलना चाहिए था, और अगर sp3 मिलता तो टेट्राहेड्रल मिलता, जबकि क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, दैट कंपाउंड शुड बी स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर अगर कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब इसको dsp2 होना होगा, और dsp2 होने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का आएगा, एक d एक s और 2p। तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को वजह से हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर है। उल्टा जा रहे हैं, स्क्वायर प्लानर देख के हम कह रहे हैं कि dsp2 होना चाहिए, तो एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अगर एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए इसका मतलब पेयरिंग कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 0। एक और एग्जांपल इसी तरीके का देखते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2, it is given that it does not show geometrical isomerism. Predict the hybridization. Predict the hybridization in this case. Ma2B2 does not show geometrical isomerism. Predict the hybridization. क्या होगा जल्दी से बताओ। सर DSP2। So, अगर Ma2B2 है और इसे GI शो करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, तो यही एक तरीका है कि AA और BB एक तरफ लगे होते हैं और M पे लगा हुआ एक बार A और A यहाँ आ जाता और B और B यहाँ। ये शो करने के लिए क्या जरूरी था, देखिए ध्यान से, A और A के बीच में डिस्टेंस, A और A के बीच में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो पहले जब ये सेम साइड लगा तो उसको सिस कह सकते थे आप, और जब ये अपोजिट लगे हैं तो वो उसके अपोजिट ही ऊपर साइड में होगा ना। जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, अगर ये होना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता।
सर सिस वाला गलत बनाया ना शायद से आपने। और अगर ये 90 डिग्री होता तो इस केस को क्या कहते हैं हम लोग? अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता तो इस केस को क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर, ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर वाला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और जीआई शो नहीं करना चाहिए। तो जीआई शो नहीं करना चाहिए इसका मतलब क्या होगा? नो जीआई का मतलब हुआ इट शुड हैव बीन द सेकंड पॉसिबिलिटी, दैट इज टेट्राहेड्रल। क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो अब यहाँ पे ए बी और बी इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। यस, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्टेंस जेनी नहीं होगा। और टेट्राहेड्रल है मतलब नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3 अब कई लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ सिस कैसे बनाएंगे, सिस आपने सही नहीं बनाया है या जो भी है। तो इस सिस का मतलब क्या होता है? ए बी ऐसे लगाऊं या इसको मैं 90 डिग्री से टर्न कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या ये सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा? तो दिमाग में तुम लोग के भरा हुआ है पहले से कुछ चीजें गलत सलत। सिस का मतलब होता है दो ग्रुप सेम साइड पे होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर की तरफ लगाओगे तभी सिस पर। अगर ए और ए यहाँ पे लगा दिए तो क्या ये सिस नहीं हो? तो ए और ए जो सिस पे लगे हैं और यहाँ पे ए और ए जो लगे इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो थोड़ा दिमाग को खोलो, अच्छे से सोचो, डेफिनेशन सही से समझो। सो ये बनाया सिस और ये बनाया सिस, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। अगर आपको इस तरीके के डाउट आते हैं तो आपने जो सोचा है आप उसको ड्रॉ कर लें और जो आपके सामने है वो देख लें क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आप एक बार चेक कर लो, आइडेंटिकल है तो फिर डाउट वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। अगर रोटेट करने से कंपाउंड को सेम स्ट्रक्चर आ जाता है मतलब दे आर आइडेंटिकल। तो इस तरीके के डाउट नहीं आएंगे अगर आप खुद से एक बार ड्रॉ कर लोगे। अगर बस देख के ही कमेंट करते रहोगे तो गलत, तो फिर तो आएगा ही, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप बस देख के जजमेंट पास कर, खुद सोचोगे तब तो आएगा कि सिस ये फॉर्म और सिस ये फॉर्म दोनों एक ही स्ट्रक्चर लगा रखे थे, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म के समय देखा। खैर मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ, some more examples. With different coordination number. तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन 2 लीनियर ज्योमेट्री होता है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बहुत ही रिलेटिवली रेयर होता है ये, यानी कि बहुत ज्यादा इसके कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलते हैं। और मेनली इसके जो कंपाउंड देखने को मिलते हैं मेनली विथ +1 कैटायन ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के +1 कैटायन के साथ देखने को मिलता है एंड Hg+2 इसके साथ आपको जनरली ये देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देखें, AgCN2 माइनस। सो AgCN2 माइनस में हमें देखना है जरा व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्योंकि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी
4d10 5s0 याद नहीं रहता है तो याद रखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों एक के नीचे एक है। तो अगर यहाँ पे 3d10 4s1 है तो सिल्वर के केस में भी 4d10 5s1 जैसा होना चाहिए, या फिर 4d9 5s2 देखने को मिल सकता है। उससे कुछ खास फर्क पड़ता है। कुल मिला के 4d10 है। इसका ये मतलब हुआ, अगर आप थोड़ा सा लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो d ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए था। तो अब s और इसके आगे के p ऑर्बिटल को यूज करना होगा, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो मैं दो ही ऑर्बिटल यूज कर सकता हूँ। कौन कौन से दो ऑर्बिटल यूज होंगे? तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यूज होगा। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp सर थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर खींचिए, थोड़ा ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो what will be the bond angle and what will be the shape? So we have Ag plus इधर से लगा होगा एक Cn और इधर से लगा होगा एक Cn minus, and the bond angle is 180 degree in the hybridization of sp hybridization. एक यहाँ पे नोट लिख दिया। Such complexes are typically unstable towards the addition of further ligands, towards the addition of further ligands। मतलब ये है इसका, जैसे मान लीजिए कॉपर का कॉम्प्लेक्स हो CuCN2 माइनस, अगर आप ध्यान दें यहाँ तो कॉपर +1 स्टेट में है, +1 स्टेट में है, यानी यहाँ 3d10 होगा 4s0, 3d10 4s0 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब sp है। अगर इसमें मैं और Cn माइनस ऐड कर दूं तो और Cn माइनस जनरली ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली बढ़ जाया करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuCN4 3 माइनस। तो और ज्यादा अगर लिगेंड इसमें ऐड करेंगे तो ऐड हो जाता है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि टिपिकली अनस्टेबल होगा टुवर्ड्स एडिशन ऑफ फर्दर लिगेंड्स। फर्दर लिगेंड्स ऐड करने पे इसमें और लिगेंड जनरली ऐड हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के एग्जांपल। सिमिलरली लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 छूट गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, so in coordination number 3 दो पॉसिबिलिटी होते हैं, ट्राइगोनल प्लैनर और दूसरा होता है ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल प्लैनर एंड ट्राइगोनल पिरामिड, दो पॉसिबल शेप यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगर हम ट्राइगोनल प्लैनर का शेप देखते हैं, एक तो एग्जांपल देखते हैं, तो HgI3 माइनस एक एग्जांपल हो सकता है, CuCN3 माइनस। पिरामिडल वाले केस में हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं SnCl3 माइनस। ड्रॉ करके देख लेते हैं पहले वाले केस पे, HgI3
Hg पे आएगा प्लस, और 3 I है तो I3 पे -3 हो जाएगा ओवरऑल पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे, -1 ऑक्सीडेशन होगा। ओके, Hg+2 का बताएं कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फिर से याद रखना पड़ेगा आपको किस सीरीज से आता है, निकेल, कैडमियम, मरकरी। तो मरकरी का तो याद नहीं रख सकते पूरा, तो निकेल का तो याद है 3d8 4s2। तो मरकरी का भी कुछ ऐसा ही होगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5d8 4s2। Hg2 में क्या आ जाएगा फिर, ये चीज समझ में आती है कि नहीं, कैसे हुआ ये बोलो। सर समझ गया सर। यस सर। यस ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, उसके बाद फिर अब देखिए क्या करना है आपको, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर रखाने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है 3। अब 3d8 को, या इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, अगर हम 5d8 को लिखें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक s ऑर्बिटल है और एक p, 3 p ऑर्बिटल। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हमें ये बनाना है, एक s और 2 p मिक्स हो जाएंगे तो गिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस केस में मरकरी 2 एक I माइनस ऊपर से लगा देंगे, दूसरा I माइनस इस एंड से लगा दिया, और तीसरा I माइनस। ये हो जाएगा 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉन्ड एंगल अगर पूछे 120 डिग्री, नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट। तो पी के तीनों ऑर्बिटल क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि जरूरत नहीं है। आप कितने लिगेंड जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 was 3, तो 3 ही लिगेंड चाहिए, 3 ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितना ऑर्बिटल यूज करोगे, जितने लिगेंड लगाओगे उतने ही ऑर्बिटल तो यूज करेंगे। 3 है तो sp2, 4 होता तो sp3 यूज कर सकते। दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शुरू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो काफी कॉमन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें एक एग्जांपल देखेंगे हम, NiCO4। जरा बताओ, NiCO4 लिक्विड होता है, ये क्वेश्चन में दिया है, और कहता है कि फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक। फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लिख के सॉल्व करना चाहिए, नो सर, है ना। सॉरी सर। So
जल्दी से करो सवाल, बताओ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, तो निकेल पे आ जाएगा। दैट मींस वी हैव 3d8 and 4s2. One, two, three, 6, 7, 8 और यहाँ S में 2 है। अब क्वेश्चन क्या है हमें कि कंपाउंड तो डायमैग्नेटिक, अगर मुझे डायमैग्नेटिक करना है इसे, तो डायमैग्नेटिक करने के लिए क्या जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अंदर भेज दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना रहे। इसके आगे है 4p ऑर्बिटल जो खाली। अब जैसे ही आपने ये पेयरिंग करा दिया, एक s ऑर्बिटल अभी खाली है और 3p ऑर्बिटल खाली है। एक s और 3p ऑर्बिटल अगर खाली होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, तो 4 ऑर्बिटल यूज करेंगे आप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो शेप क्या आ जाएगा, टेट्रा हेड्रल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 एग्जांपल पहले ही बता चुका था मैं, NiCl4 और NiCl4, उनका केस तो हमने पहले ही देख लिया। हेलो सर, सर इसमें वो क्वेश्चन में लिक्विड भी लिखा है, तो उसका कुछ यूज है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, बट ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमारे कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने में, यहाँ कॉम्प्लेक्स का शेप और हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसा कोई यूज फिलहाल नहीं दिखा कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इससे फर्क नहीं पड़ा। हमें तो फर्क पड़ रहा है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इससे हमें पता चला।